हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 4.1 के कुछ बेसिक कंसेप्ट बच गए थे, उसके आज हम लोग जिक्र करेंगे और उसे सीखने का प्रयास करेंगे। मैंने आप लोग को पार्ट 1 बता दिया हूं, अगर ये पार्ट 2 है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देखिए और सीखने और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में पिछले पार्ट्सों में आप लोगों के लिए जिक्र किया था। जैसे कि अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था जो डी यानी कि विवेचक या विभक्तर के बारे में। यानी डी का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो उस कंडीशन में मूलों की प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, तो वास्तविक और असमान होती है। वास्तविक और असमान होती है, रियल एंड अनइक्वल होता है। यानी कि जब डी का मान 0 से बड़ा होता था तो क्या होता था, तो वास्तविक और असमान होता था। दूसरा कंडीशन था जब डी का मान 0 के इक्वल आता था, 0 के बराबर आता था, तब क्या होता था, वास्तविक और समान होता है। वास्तविक और समान होता है। और जब डी का मान 0 से छोटा आता था, डी का मान जब 0 से छोट होता था तब क्या होता था, इसका कोई मूल नहीं होते हैं, कोई मूल नहीं होंगे। यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई मूल नहीं होंगे इस प्रकार से। इतना आप लोगों ने सीख लिए होंगे। आज हम लोग इसी पे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे जो कैसे इस टाइप के प्रश्न में हमें वास्तविक मूल्य निकालने के लिए कहा जाता है, तो किस टाइप के प्रश्न में वास्तविक असमान मूल्य होते हैं, किस टाइप में वास्तविक समान होते हैं, और किस टाइप के प्रश्न में कोई मूल्य नहीं होते हैं। इस टाइप के प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल की मदद से एग्जाम्पल देखिए, x² + 5x + 3, x² + 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। प्रकृति ज्ञात करें। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा और यहाँ तक कोई दिक्कत। ये तीनों पार्ट्सों के बारे में मैंने पिछले पार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था और जिक्र भी किया था। आशा है आप लोग सीख गए होंगे। देखिए सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोग को पिछले पार्ट में बताया था जो द्विघात समीकरण का रूप जो होता है वो ax² + bx + c। यहाँ पे जो बच्चे हमारे नहीं देखे थे कल, वो थोड़ा सा यहाँ पे देखकर और समझने का प्रयास करेंगे। ax² + bx + c = 0 होता था। द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है क्या होता है बाबू, तो ax² + bx + c। अगर हम बात करें x² का जो कोफिशिएंट होता है, x² का कोफिशिएंट जो होता है यानी गुणांक जो होता है, यानी x² में जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसे हम लोग a कहते हैं। यानी उसके पीछे का वैल्यू जो होता है उसे हम a से डिनोट करेंगे। अब यहाँ से x का जो कोफिशिएंट होगा, x का जो गुणांक होगा उसे हम लोग बी कहते हैं, और बाद बाकी जो टर्म बचे होते हैं उसे हम लोग कांस्टेंट पार्ट कहते हैं, यानी अचर यानी कि सी कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करें इस संख्या में, जैसे कि यहाँ पे संख्या द्विघात समीकरण में, तो यहाँ से ए का मान क्या निकल के आता है हमारा, तो ए का मान निकल के आ जाएगा, इसके पीछे में कुछ नहीं है तो 1 है। बी का मान +5 है, सी का मान +3 है, तो प्लस तो लिखते नहीं है, ठीक है ना बाबू, तो इसीलिए इसे लिखेंगे। अब देखिए मैंने आप लोग को डी यानी कि विवेचक या विभक्तर, इसे इंग्लिश में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, उसका फॉर्मूला भी आप लोग को लिखवाया था। क्या होता है, b² - 4ac। क्या होता है ना बाबू, b² - 4ac। तो अब यहाँ से हम डी का वैल्यू निकालेंगे, तो b² - 4ac, यहाँ से b का वैल्यू था 5। अब b का मान कितना है, 5 का स्क्वायर करेंगे -4 गुना a का मान 1 गुना c का मान 3, यहाँ से 25 माइनस ये कितना आएगा, 12 आ जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए डी का मान जो है वो 0 से छोटा है या बड़ा है, तो आप लोग देखेंगे तो डी का मान जो है वो 0 से बड़ा है ना बाबू। तो यहाँ पे आप लोग को पहले ही मैंने बता दिया था, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो वो क्या होगा, वास्तविक और असमान होंगे। तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान हो जाएंगे। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। समझ में आ रहा है बाबू ना, ठीक। वास्तविक आप लोग यहाँ पे वास्तविक और असमान, वास्तविक समान दे सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए हम इसको मिटा के दूसरे एग्जांपल्स को लेके समझते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ से देखिए दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो। इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। आप सारे प्रश्नों को हम बार बार कर ऐसे लिखेंगे नहीं, आप लोग खुद से लिखने का ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर हम इसको हल करें तो इसका मान a का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 1, b का मान +4, c का मान +4 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग d का मान पता करते हैं, तो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 है और c का मान 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 है, माइनस 4 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 16। तो यहाँ से 16 में से 16 चला जाएगा तो कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो यहाँ से इसका मतलब हुआ डी का मान मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, 0 के बराबर है ना बाबू? कोई दिक्कत आ रहा है समझ में आ रहा है ना? ठीक। अब यहाँ से डी का मान क्या है, तो 0 है। तो यहाँ पे देखिए, जब डी का मान 0 होता है तो उसके मूल की प्रकृति क्या होते हैं, ये मूलों की प्रकृति है। ये क्या तीनों कंडीशन जो लिखे गए हैं ये क्या है, तो मूलों की प्रकृति है। तो ये वास्तविक और समान हो जाएंगे। इसके मूलों की प्रकृति क्या हो जाएंगे, वास्तविक और समान। आप लोगों से एग्जाम में बार बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो मूलों की प्रकृति ज्ञात करे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसे अच्छी तरीके से समझ ले और सीखने का प्रयास कर ले। जो अगर आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप लोग बेसिकली इसे नॉर्मली बना ले और कहीं से कोई दिक्कत भी नहीं होता होगा आपको। अब यहाँ से चलिए तीसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल 2x² प्लस 4x प्लस 6 ले लेते हैं, ठीक है, और इसके इक्वल टू 0 कर देते हैं। मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। देखिए चलिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो बेसिकली आप सभी को सेम कंडीशन है बाबू। आप यहाँ से x² है तो एक a निकाल लेंगे, a का मान 2, b का मान 4, c का मान 6, माइनस आता है तो -6 लेंगे, -4 आता है तो -4 लेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों प्लस है तो प्लस बेसिकली कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं डालता है, इसलिए हम लोग प्लस को छोड़ भी देते हैं। अब यहाँ से d का मान निकालेंगे, b², b कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 6, यहाँ से 16 और -4 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 को 6 से करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। और 6 यानी कि 16 में को 48 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 32 आ जाएगा। लेकिन क्या करेंगे तो माइनस का प्लस, ये 48 बड़ा है, इसके पीछे माइनस लगा है तो यहाँ पे भी माइनस लगा लेंगे। आप लोग देख लीजिएगा घटा के जितना निकलता होगा। और अब यहाँ से देखिए डी का, चूँकि डी का मान जो है वो 0 से क्या है, छोटा है। डी का मान जो है वो 0 से छोटा है। तो देखिए जब डी का मान 0 से छोटा है तो क्या होते हैं, कोई मूल नहीं होंगे। आप लोग इसके निकालिएगा, कोई मूल नहीं निकलेंगे, कोई मूल नहीं होंगे, नहीं होंगे। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसे नोट कर लीजिए। अभी हम लोग पूर्ण वर्ग विधि के बारे में सीखेंगे, उसके बाद चैप्टर एक्सरसाइजों के प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से इसे नोट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, हम लोग पूर्ण वर्ग विधि को समझते हैं और इसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आई होप, आशा है जो आप लोगों ने, मैंने आपको पीछे पार्ट्स में अभी जो पीछे जो बताए हैं वो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए पूर्ण वर्ग विधि को आप लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कहीं से इसमें प्रॉब्लम हो तो जब हम लोग चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो उसमें जब पूर्ण वर्ग विधि आएगा तो उसमें भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक प्रश्न लिए हैं और इस प्रश्न को समझने पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं और इसे सीखने का प्रयास करते हैं, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग कैसे कोई प्रश्न को हल करेंगे और नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको एक बात ध्यान पे रखना होगा, जो सबसे पहले x² का जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, उसे हमें हटाना होता है। x² का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम लोग हटाना होता है। जैसे अगर हम बात कर ले यहाँ पर, जैसे कि x² - 2x + 3 है, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, तो वो 1 हमें कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर ये अगर 2 आ जाए तो इस 2 को हमें हटाना पड़ेगा। इस 2 को क्या करेंगे, हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब मान लीजिए इसमें यहाँ पे 5x² - 6x - 2 = 0 है। इसे हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से जब सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसे 5 को हटाना है बाबू ना। तो इस 5 को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आप लोग सोचिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जब हम 5 को हटाएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग दोनों साइड भाग दे देंगे। तो यहाँ से चलिए भाग दे देते हैं। तो यहाँ से 5x² / 5 - 6x/5 और -2/5 हो जाएगा, और यहाँ से 0/5। अब ये 5 से 5 हट गया तो यहाँ से x² - 6/5 × x और -2/5
इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो वो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 0 होता है। अगर मान लीजिए 0 में किसी भी संख्या से हम लोग भाग देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 0। लेकिन अगर हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यह क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और 0 में 0 से भी भाग देंगे तो भी ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू, ठीक। चलिए हम लोग आगे के चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इतना कर लेने के बाद आप लोग बचपन से ही एक अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग जानते हैं और सीखते आ रहे हैं, a+b का होल स्क्वायर। वो सारे बच्चे जानते होंगे क्या होता है, a² + b² प्लस 2ab। अब इसी फॉर्मूला पे हमें इस इक्वेशन को लाना है, इसी फॉर्मूला पे हमें इस इक्वेशन को क्या करेंगे तो लाना है। तो देखिए हमारा a² तो यहाँ मिल रहा है ना बाबू, a² मिल रहा है ना, लेकिन b² कहीं नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर 2ab कहीं नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन हम निकालेंगे इस प्रश्न के माध्यम से ही, इसको क्या करेंगे हम लोग तो निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो a² इसे मान लीजिए -2, a कितना है x, b कितना है तो b पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो -6/5 × x है ना, तो अब बताइए इस 2x में कितना से मल्टीपल करें या गुना करें जी, ये -6/5 × x आ जाए, क्योंकि इसे हमें यहाँ पे जितना उसे उतना में तो लाना भी होता है ना बाबू। तो यहाँ से 6/5 है × x है, तो अगर हम इसे 3/5 से गुना कर दें, 3/5 से क्या करें गुना कर दें, तो देखिए गुना करने पे 6/5 × x आ जाएगा। माइनस में तो माइनस में भी लग गया ना, ये आप लोग को खुद से खुद करना होगा, ये निकालना होगा। बस इतना कर लेते हैं तो आपके प्रश्न बन जाएंगे और समझ में आ जाएगा आप लोग को। अब यहाँ से देखिए a² -2a, अब b का मान कितना है यहाँ पे 3/5। तो इसे क्या कीजिए, आप देखिए यहाँ पे तो आगे में 3/5 तो है नहीं, माइनस में 2/5 है, लेकिन हमें b² तो लाएंगे तभी ना, क्योंकि a² + 2ab + b² फॉर्मूला होता है, या a² - 2ab + b² होता है, प्लस b² होगा तभी ना ये a + b के होल स्क्वायर पे बैठेगा। तो b² की जगह पे 3/5 है, तो अपने मन से हम लोग क्या करते हैं इस 3/5 को का होल स्क्वायर जोड़ देते हैं। अपने मन से क्या किए, इस 3/5 का होल स्क्वायर जोड़ दिए और अपने मन से इसमें से 3/5 को घटा लेंगे, क्योंकि हम लोग अगर केवल और केवल जोड़ देते हैं तो ये पाप हो जाएगा, होगा ना बाबू। क्योंकि हम लोग कुछ, अब मान लीजिए कोई समीकरण है उसमें अपने मन से कुछ जोड़ नहीं सकते, समझ में आ रहा है ना। हाँ जोड़ेंगे तो घटाना भी पड़ेगा उतना, तभी ना वो दोनों आपस में घट के 0 आ जाएगा, तो समीकरण में कहीं कोई दिक्कत या फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे भाग दिए तो सारे खंड में भाग दिए ना, केवल इसी में अगर हम लोग भाग देते तो ये गलत हो जाता, इसलिए ऐसा नहीं करते, ठीक है बाबू। अब यहाँ से देखिए इस 3/5 का होल स्क्वायर इसमें ऐड भी कर दीजिए और इसमें 3/5 का होल स्क्वायर इसमें क्या किए माइनस भी कर दिए। अब यहाँ से देखिए माइनस में 2/5 बच गया इक्वल टू 0 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखिए a² - 2ab + b² क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए इसको से ले लिए, यहाँ तक तो आ गया, इस टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया ना। अब यहाँ से क्या बचा, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 - 2/5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये x - 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको इस दोनों को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये माइनस में इधर आने पे प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को क्या करना है, इसे 2 बार 3 बार डिवाइस कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना, तभी आप लोगों से बनेंगे। 25 और 5 कैल्शियम कितना, यानी कि 25 और 5 कैल्शियम 5 आ जाएगा, सॉरी 25 आएगा, भाग लगाएंगे ना, 1 मर्थ में जाएगा, 1 को 9 से मल्टीपल करेंगे 9, प्लस इसको भी भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा 5 मर्थ में जाएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए x - 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/25 है ना। हमें x का मान निकालना है, पूर्ण वर्ग विधि से हमें जो निकालना था वो क्या निकालना था, x का ही मान निकालना था, x का ही वैल्यू निकालना था मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से देखिए x - 3/5, अभी जब ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगी अंदर रूट आता है, अंदर रूट हो जाता है, यानी 19/25 आ जाएगा। तो यहाँ से x - 3/5 इक्वल टू 19 का स्क्वायर तो नहीं आता है, तो अंदर रूट 19 है और ये 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा
5। यहाँ से देखिए अंदर रूट यानी कि प्लस माइनस दोनों एक साथ आते हैं, प्लस माइनस भी साथ में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो x का मान क्या हो जाएगा, तो ये माइनस में है ना बाबू, इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यानी 3/5 प्लस माइनस अंदर रूट 19/5। यहाँ से x का मान अगर आप लोग हम लोग एलसीएम ले ले तो ये 3 प्लस माइनस अंदर रूट 19 हो जाएगा बाय 5 हो जाएगा। ये यहाँ से x का मान अगर हम बात करें तो 3 प्लस अंदर रूट 19/5 और कोमा 3 माइनस अंदर रूट 19/5, क्योंकि प्लस में भी एक मान होगा, एक बार माइनस में भी मान होगा। स्क्वायर जो आता है वो प्लस माइनस दोनों आता है, स्क्वायर हटेगा यहाँ पे तो ये प्लस माइनस दोनों आएगा इस बगल। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को पूर्ण वर्ग विधि समझ में आया होगा, या कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा तो इसे फिर से एक बार आप लोग देख सकते हैं और समझने का प्रयास कीजिए। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में जब चैप्टर के प्रश्न करवाऊंगा उसमें पूर्ण वर्ग विधि है उसमें भी समझाने का प्रयास करूंगा। अगर कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट टाइम समझने का प्रयास करेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद। इसी तरह के लिए मैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल कंटेंट बनाता रहता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।